Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst, and it's time to revise haloalkanes and haloarenes. The first chapter of class 12 organic chemistry. haloalkanes मतलब कि एक कार्बन चेन और उस पे कोई भी हेलोजन, और हेलोएरीन्स मतलब और एरोमेटिक कंपाउंड द बेंजीन उसके साथ हेलोजन। हेलोजन कौन कौन सी होती हैं? दी हेलोजन आर, किसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की कार्बन चेन और उसके साथ हेलोजन। तो कार्बन चेन को आर और हेलोजन को एक्स, तो दिस बिकम्स हेलोएल्केन्स आल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड। हेलोएल्केन्स और एल्काइल halides. Similarly, these are haloarenes or aryl halides. तो हेलो मतलब हेलोजन, the fluorine, chlorine, bromine and iodine. These are our halogen. So this is the introduction. Haloalkanes, haloarenes. तो सबसे पहले हम करते हैं 11th से इनकी नेमिंग पार्ट रिवाइज। हमें कोई भी स्ट्रक्चर दे दें, क्योंकि नेमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द ऑर्गेनिक। ये 4 कार्बन और ये क्लोरीन, तो हमें क्या याद रखना है? हेलोजेंस आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज ब्रांच इन नेमिंग। और फ्लोरीन के लिए हम लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन क्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो एंड आयोडीन के लिए आयोडो। ये 4 हेलोजन, इन चारों के नाम, और इनके लिए हमें यूज करना है लोएस्ट लोकेंट रूल। कि अगर सिर्फ हेलोजन है तो हम वहां से काउंटिंग करेंगे जहां से हेलोजन को सबसे छोटा नंबर पड़ेगा। और नेमिंग लिखने में सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रांच, फिर नंबर ऑफ कार्बन्स, और फिर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के अकॉर्डिंग एन, इन, आइन। इसका क्या नाम पड़ेगा कि 2 पे क्लोरीन तो 2 क्लोरो, 4 कार्बन की चेन ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड एन, तो दिस बिकम्स 2 क्लोरोब्यूटेन। और हर कार्बन के हम 4 बॉन्ड कंप्लीट करके ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ऐसे ही अगर हमारे पास 2 ब्रांच आ जाए, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो हम उधर से काउंटिंग करेंगे जहां से इन दोनों हेलोजेंस को कम नंबर बढ़ेगा। और नेमिंग जो ब्रांच है वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। कि ब्रांच के नाम हम हमेशा कैसे लिखेंगे? इन ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिक। कि ब्रोमीन की ब्रोमो आगे, क्लोरीन सी से क्लोरो पीछे, और ब्रोमीन है 3 नंबर पे 3 ब्रोमो, क्लोरीन है 2 पे 2 क्लोरो, और 5 कार्बन की चेन पेंटेन। दिस बिकम्स 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। बट अगर इन्हीं हेलोजेंस के साथ फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे इधर OH और इधर Cl, जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम बोलते हैं नंबरिंग प्रेफरेंस। कि अगर चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फंक्शनल ग्रुप्स आर लाइक गॉडफादर ऑफ द ऑर्गेनिक। कि अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हम वहीं से ही काउंटिंग करेंगे, भले ही हमारी ब्रांच किसी भी नंबर पे जाए। कि हेलोजेंस कोई भी नंबर पे जाए, हम फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबर देंगे। तो दिस बिकम्स 5 क्लोरो, और फंक्शनल ग्रुप का नाम हम सबसे लास्ट में लगाएंगे। तो 5 क्लोरो, 5 कार्बन के लिए पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और अल्कोहल के लिए वर्ड यूज होता है ऑल। सो 5 क्लोरो पेंटेन 2 ऑल। और अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पे वॉवल आ रही है तो यहाँ से ई को हटा देते हैं। सो दिस बिकम्स 5 क्लोरो पेंटेन 2 ऑल।
कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हैलोजेंस को हम बाद में नंबर देंगे, और इवन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो उनको भी पहले नंबर देते हैं और हैलोजन को बाद में नंबर देंगे। हमें हाइड्रोजन लिखने में थोड़ा जोर पड़ता है तो इसलिए साइंटिस्ट ने एक और रिप्रेजेंटेशन दे दी जिसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, और इसमें एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ हैलोजन। तो अब भी हम डबल बॉन्ड से ही काउंटिंग करेंगे कि डबल बॉन्ड आल्सो हैज मोर प्रेफरेंस देन हैलोजन, सो दिस बिकम्स 5 आइडो, 5 कार्बन की चेन पेंट और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड जिसमें से हम छोटा नंबर देंगे तो पेंट 1 तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, जिसमें ना हाइड्रोजन लिखते हैं और ना ही कार्बन। तो नेमिंग के लिए ये छोटे छोटे रूल्स, दिस बिकम्स द मेजर रूल्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द नेमिंग। और ऐसे ही जब बेंजीन पे हैलोजन है कि बेंजीन पे तो हैलोजन तो 1 क्लोरोबेंजीन, ये हम यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1 क्लोरोबेंजीन, और बेंजीन पे OH और उसके साथ Cl, तो OH फंक्शनल ग्रुप तो 1 2 3 यहां से हम क्लॉकवाइज करेंगे क्योंकि यहां से क्लोरीन को छोटा नंबर मिलेगा तो 3 क्लोरो, और बेंजीन में एक OH, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फिनॉल, दिस बिकम्स 3 क्लोरोफिनॉल। So 3 बेंजीन पे OH is known as phenol। तो ऐसे ही वही बेंजीन और उस पे क्लोरीन और ब्रोमीन, कि भले ही हम क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1 और 4, बट अगर हम ब्रोमीन से स्टार्ट करें और क्लोरीन तो वो भी 4 पे, तो हमें ये लास्ट नेमिंग का रूल याद रखना है कि ओनली एंड ओनली इफ लोएस्ट लोकेंट रूल इज सेम, कि अगर हमें हर तरफ से हर जगह से टोटल ब्रांचेस का सेम आ रहा है देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज गिवन प्रेफरेंस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज गिवन प्रेफरेंस, कि हम ब्रोमीन की B को पहले नंबर देंगे और क्लोरीन की C को बाद में, कि हमने क्लोरीन से स्टार्ट किया तो क्लोरीन 1 पे आ रही थी और ब्रोमीन 4 पे, और ब्रोमीन से स्टार्ट किया तो ब्रोमीन 1 पे क्लोरीन 4 पे, तो हम ब्रोमीन को छोटा नंबर देंगे, बट पहले हमें हमेशा टोटल देखना है। ओनली एंड ओनली इफ लोएस्ट लोकेंट रूल इज सेम देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, 1 bromo 4 chloro benzene is the IUPAC name of this compound. So this is the naming part. So now it's the time to classify haloalkanes. तो क्लासिफिकेशन, तो इसमें सबसे पहले मेन वर्ड आती है मोनोहेलोजन, डाईहेलोजन, ट्राईहेलोजन एंड टेट्राहेलोजन। मोनोहेलोजन, डाईहेलोजन, ट्राईहेलोजन एंड टेट्राहेलोजन। तो मोनोहेलोजन मतलब कि कितनी भी कार्बन की चेन उसमें एक हेलोजन, दैट बिकम्स कि 3 कार्बन की चेन और एक क्लोरीन, तो 1 2 3 की 3 कार्बन की चेन CH3 CH2 CH2 और एक हेलोजन, तो दैट बिकम्स मोनोहेलोजन।
फिर ड्राई हेलोजन कि एक कार्बन की चेन और उसमें दो हेलोजन। अब इसमें यहां पे दो वर्ड इंट्रोड्यूस होते हैं, जेमिनल एंड विसिनल, कि जेमिनल एंड विसिनल। तो जेमिनल मतलब कि टू हेलोजेंस ऑन सेम कार्बन, और विसिनल मीन्स टू हेलोजेंस ऑन एडजेसेंट कार्बन। जेमिनल सेम कार्बन, विसिनल एडजेसेंट कार्बन, कि जैसे हमने ये दो कार्बन ली और एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन, और दो कार्बन एक एक क्लोरीन एक एक कार्बन पे। तो यहां पे एक इनके कॉमन नेम आते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं जेमिनल को इथाइलडीन क्लोराइड, और विसिनल के लिए एल्काइलीन। एल्काइलीन मतलब इथाइलीन, अगर दो कार्बन है तो इथाइलीन क्लोराइड या डाई क्लोराइड, वो दोनों चल जाते हैं। तो ये इथाइलडीन और दिस इज इथाइलीन। तो इन पे एग्जाम्पलर में, क्लास 12 एग्जाम्पलर में इन पे एमसीक्यू है। तो इथाइलडीन इज जेमिनल और विसिनल। तो डीन वाला जेमिनल और बिना डीन के इथाइलीन इज विसिनल। तो ये दो वर्ड आते हैं यहां पे, तो दैट वी हैव टू रिमेंबर। फिर ट्राई हेलोजन कि एक कार्बन जैसे उस पे 3 क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, तो ये बन गया CH3 विच इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म। तो दे विल आस्क यू राइट द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो दैट बिकम्स 1,1,1 ट्राइक्लोरो मीथेन। तो ट्राइक्लोरो मीथेन और 1,1,1 लिखना ऑप्शनल है, क्योंकि मिथ मतलब एक ही कार्बन है। तो ट्राइक्लोरो मीथेन, एक कार्बन के साथ 3 ब्रोमीन ब्रोमोफॉर्म, और एक कार्बन के साथ 3 आयोडीन, तो दैट बिकम्स आइडोफॉर्म। और टेट्रा हेलोजन तो वही कितनी भी कार्बन 4 हेलोजन, तो दिस बिकम्स टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो मोनो हेलोजन, ड्राई हेलोजन, ट्राई हेलोजन, टेट्रा हेलोजन। तो ये जेमिनल विसिनल दीज 2 वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। जेमिनल के लिए शॉर्ट में GEM लिख देते हैं और विसिनल के लिए VIC। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। फिर ऐसे ही नेक्स्ट 3 वर्ड आते हैं, एलाइल, विनाइल एंड बेंजाइल। तो विनाइल, एलाइल एंड बेंजाइल। तो विनाइल मीन्स कि हेलोजन ऑन अ डबल बॉन्डेड कार्बन, हेलोजन ऑन अ डबल बॉन्डेड कार्बन, कि जैसे 2 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड और इस पे हेलोजन, तो दैट बिकम्स अ विनाइल स्ट्रक्चर। कि बहुत फेमस है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड मतलब 2 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड और इनमें से एक कार्बन पे क्लोरीन, तो दैट बिकम्स विनाइल क्लोराइड। ऐसे ही एलाइल, हेलोजन ऑन नेक्स्ट कार्बन ऑफ 2 डबल बॉन्डेड कार्बन्स, हेलोजन ऑन नेक्स्ट कार्बन ऑफ 2 डबल बॉन्डेड कार्बन। Halogen on 2 carbon of the next carbon of 2 double bonded carbons, that becomes allyl. और benzyl, halogen on next carbon of benzene,
हैलोजन ऑन नेक्स्ट कार्बन ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन उसके एक बाहर कार्बन और उस कार्बन पे हैलोजन, कि दिस बिकम्स बेंजाइल क्लोराइड। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये बेंजाइल क्लोराइड। तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं कि बेंजाइल क्लोराइड को थोड़े दिन में बेंजीन पे डायरेक्ट क्लोरीन बनाना शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट बेंजाइल क्लोराइड, विच इज क्लोरोबेंजीन। और ऐसे ही बेंजाइल के केस में दो वर्ड और आते हैं कि बेंजीन, कि हम जो कार्बन है उस पर दो हाइड्रोजन हटा के दो हैलोजन लगा दें तो दैट बिकम्स बेंजल, बेंजाइल, बेंजल, और तीनों हाइड्रोजन हटा के तीन हैलोजन लगा दें तो बेंजो। तो बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो, तो दैट बिकम्स when we remove all the hydrogen from the toluene, तो विनाइल, एलाइल एंड बेंजाइल। तो अगर कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन sp3, डबल बॉन्ड वाली कार्बन sp2 sp2। What is the hybridization of carbon in benzyl? So that becomes sp3. What is the halogen of halogen carbon hybridization in allyl? sp3, और विनाइल में sp2। So this we have to remember। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और समझते हैं कॉमन नेमिंग का, एंड देन वी विल स्टार्ट द मेजर प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स। तो कॉमन नेमिंग, तो उसके लिए हमें याद रखना है डिग्री, कि हमें 3 कार्बन और 4 कार्बन से इनकी कॉमन नेमिंग याद रखनी है। कि अगर एक कार्बन उसके एक तरफ कार्बन चेन है तो दैट बिकम्स अ 1 डिग्री, एक कार्बन के दो तरफ कार्बन चेन और एक तरफ हाइड्रोजन तो 2 डिग्री, एक कार्बन के 3 तरफ कार्बन चेन तो दैट बिकम्स 3 डिग्री टर्शरी। तो 4 कार्बन में हम हैलोजन लगा के, कि या तो 4 कार्बन की चेन बना दें और फर्स्ट कार्बन पे हैलोजन, या फिर 3 कार्बन की चेन, फर्स्ट कार्बन हैलोजन और सेकंड कार्बन पे 4th कार्बन, या हम बना दे सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल मतलब जिस कार्बन पे हैलोजन उसके तीनों तरफ एक एक कार्बन, टोटल 4 कार्बन ब्यूटाइल, और टर्शरी मतलब द हैलोजन कार्बन इज 3 डिग्री। ये हमें डिग्री सब याद रखना है, इन सब पे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो दिस इज 3 डिग्री। सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब जिस कार्बन पे हैलोजन उसके दो तरफ कार्बन चेन, एक तरफ एक और एक तरफ 2 कार्बन, तो दिस बिकम्स सेकेंडरी ब्यूटाइल। और दिस बिकम्स, कि जिसमें हैलोजन वाली कार्बन 1 डिग्री है, कि इसमें भी 1 डिग्री और इसमें भी 1 डिग्री, तो स्ट्रेट चेन वाले को बोलते हैं एन ब्यूटाइल, और ये वाला बन जाता है आइसो ब्यूटाइल। तो ये सब कॉमन नेम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में यूज कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 19th का 19th पार्ट, टर्शरी ब्यूटाइल टू आइसो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड टू आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो वहां पे ये सब कॉमन नेमिंग एनसीईआरटी एक्सरसाइज में यूज होती है, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। ऐसे ही 3 कार्बन की चेन और फर्स्ट पे हैलोजन, तो दिस इज नोन एज एन प्रोपाइल, और 3 कार्बन की चेन सेकंड पे हैलोजन, या तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं और या फिर ऐसे, तो दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल।
और उसके बाद जो भी हेलोजन होती है हम उसका नाम पुट कर देंगे, तो दैट बिकम्स द कॉमन नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। उस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे राइट IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब जिस कार्बन पे क्लोरीन वो कार्बन 2 डिग्री है, तो उसके एक तरफ एक कार्बन और एक तरफ 2 कार्बन। तो इसमें हम यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, यहां से नहीं होगी 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। सो 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये कॉमन नेमिंग है, और ये जो नंबरिंग करके करते हैं दैट इज IUPAC नेमिंग। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हमसे क्या गिवन है और क्या पूछा है। तो टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सब कॉमन नेमिंग हमें समझनी है, याद रखनी है। ऐसे ही हमें बोलेंगे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। तो टर्शरी मतलब 3 डिग्री और पेंटाइल मतलब टोटल 5 कार्बन। तो हम किसी भी कार्बन पे 5th कार्बन लगा सकते हैं, तो दैट बिकम्स टर्शरी पेंटाइल। तो दिस is the IUPAC name, common naming and IUPAC naming। और फिर चैप्टर का सबसे मेजर टॉपिक आता है, सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इसमें हम शुरू करेंगे पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो यहां से शुरुआत होती है। तो फ्रॉम क्लास 11 कि सबसे पहले हम करेंगे फ्रॉम एल्केन एंड एल्कीन। कि एल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो एल्केन मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और उसमें क्लोरीन डाल दें, और एल्कीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 उसमें क्लोरीन डाल दें। तो एल्केन्स में जब क्लोरीन डालते हैं तो एल्कीन में सबसे पहले हम समझते हैं कि एल्कीन में एक जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई, और पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है कि इन दोनों कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और जो पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया उस पे 2 क्लोरीन में से एक एक क्लोरीन आके अटैच हो जाएगी, जिससे हमें मिलेगा डाई हैलोजन डेरिवेटिव। और इसी में हम अगर HCl ऐड कर दें, इसी में हम HCl ऐड कर दें तो एक कार्बन पे H आ जाएगी और दूसरी कार्बन पे Cl। तो इससे हमें मिलेगा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। बट क्लोरीन जब एल्केन से रिएक्ट करती हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां पे कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड एक ही बॉन्ड है, तो क्लोरीन इसमें एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगी एक कार्बन से। कि एल्केन्स की जो रिएक्शन होती है उसमें एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगी, और जो हाइड्रोजन बाहर आई वो दूसरी क्लोरीन के साथ HCl। कि एल्केन्स की रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और 11th में इसको बोलते थे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और एल्कीन की जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एल्कीन की रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
तो एल्केन और एल्कीन दोनों में हम हैलोजन ऐड कर सकते हैं, बट दोनों का मेथड, द टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट। तो अभी हम पहले एल्कीन को, एल्केन्स को कंटिन्यू करते हैं, फिर वापस एल्कीन पे आएंगे कि एल्केन्स के लिए क्या बोलते हैं कि इनमें जब हम फ्लोरीन ऐड करते हैं एल्केन में डायरेक्ट, तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। इसलिए फ्लोरीन के लिए एक अलग से रिएक्शन बनाई जाती है नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम कि दीज आर दी नेम रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये डायरेक्ट आ जाती है एक्सप्लेन स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं कि पहले हम क्लोरीन ब्रोमीन ऐड कर लेते हैं एल्केन में, कि क्लोरीन ब्रोमीन तो डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं। जैसे CH4 में Br2 डालेंगे तो CH3Br और HBr बाहर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बस सनलाइट की जगह HNu या UV लाइट भी लिख देते हैं। बट फ्लोरीन की रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होने के कारण फ्लोरीन को किसी लेस रिएक्टिव मेटल जैसे मरकरी या सिल्वर इसके साथ ऐड करके फिर रिएक्शन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन की जगह, क्लोरीन फ्लोरीन की जगह, जिससे हमें फ्लोरो एल्कीन मिल जाएगा। कि इससे हमें फ्लोरो एल्कीन मिल जाएगा। और आयोडीनेशन, जब आयोडीन ऐड करते हैं एल्कीन में, तो जो आयोडीनेशन होती है वो होती है स्लो एंड रिवर्सिबल, कि प्रोडक्ट तो मिलेगा बट बहुत स्लोली और रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। इसलिए आयोडीन के लिए भी एक अलग से रिएक्शन आती है नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें जनरल रिएक्शन लिखते हैं कि RX उसमें ऐड कर दिया NaI, RX प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो इससे बनता है Ri प्लस NaX। Ri प्लस NaX की CH3Cl, इसमें Ni ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट नोन एज एसीटोन, जिससे बन गया CH3I और NaCl। वही आयोडीन Cl की जगह, Cl आयोडीन की जगह। सो दीज टू रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इनमें हैलोजन ही आपस में एक्सचेंज हो रही हैं, सो दिस बिकम्स हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। This is the first method of preparation of haloalkane from alkenes. तो alkane shows substitution reaction, और अभी हम कंटिन्यू करते हैं from alkenes। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्वार्ट्स एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब सेकंड है फ्रॉम एल्कीन। जैसे एल्कीन में हमने लिखा था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें HCl डालेंगे तो हमें सोचना नहीं पड़ा कि ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, कि दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन, कि डबल बॉन्ड के लेफ्ट में भी एक कार्बन, राइट में भी एक कार्बन, उसके लेफ्ट वाली कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, राइट वाली पे भी 2 हाइड्रोजन। तो हमने किसी पे भी हाइड्रोजन को लगा दिया और दूसरी पे क्लोरीन को। बट अगर यही एसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, एसिमेट्रिकल एल्कीन, 2 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड और एक तरफ एक कार्बन और एक तरफ 2 कार्बन, और इसमें हम HCl डाल दें, तो यहां पे 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाते हैं। 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। या तो क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे आ जाए या क्लोरीन सेकंड कार्बन पे आ जाए, या तो क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे और हाइड्रोजन सेकंड पे, और
क्लोरीन सेकंड पे आ जाए और हाइड्रोजन फर्स्ट पे आ जाए। तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है जिसमें से एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। तो उसको डिसाइड करने के लिए 11th की एक टर्म आती है नोन एज मार्कोनिकव्स रूल। मार्कोनिकव्स रूल, एंड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव रूल दी हेलोजन, कि अभी हम हेलोजन्स का चैप्टर कर रहे हैं, तो हेलोजन गोज टू दैट कार्बन, हेलोजन गोज टू दैट कार्बन of two double bonded carbons, of two double bonded carbon which contains less hydrogen atoms, which contains less, कि हम दो डबल बॉन्ड की कार्बन देखेंगे, बस इन दोनों कार्बन को, इनमें से कम हाइड्रोजन किस पे है, सेकेंड वाली पे, तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और जो फर्स्ट वाली है दैट विल फॉर्म अ माइनर प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज मार्कोनिकव रूल। बहुत यूज है इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। सो वी हैव टू लर्न, वी हैव टू रिमेंबर व्हाट इज मार्कोनिकव्स रूल। और ऐसे ही एक और रूल होता है जिसको बोलते हैं हम एंटी मार्कोनिकव रूल। एक मार्कोनिकव और दूसरा एंटी मार्कोनिकव रूल, शॉर्ट में MAKR, एंटी मार्कोनिकव रूल। मार्कोनिकव रूल में हम HCl, HBr, HI किसी का भी यूज कर सकते हैं, बट एंटी में दो कंडीशन है। एक तो सिर्फ HBr यूज होगा, और कैसे पता लगेगा हम एंटी लगाना है, तो एरो पे वर्ड लिखा होगा पर ऑक्साइड, कि अगर ये वर्ड आ गया, अगर एरो पे वर्ड आ गया पर ऑक्साइड, तो इसमें कि कौन सा मेजर था जिसमें लेस हाइड्रोजन एटम पे हेलोजन जा रही थी, इसमें मोर हाइड्रोजन पे, कि डबल बॉन्डेड की दो कार्बन और जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट। कि हम याद रखेंगे A1 की एंटी में जो हेलोजन है, जो ब्रोमीन है, वो फर्स्ट कार्बन पे आके अटैच होती है, एंड दैट इज द ओनली मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो एंटी में 1 वाला मेजर है और मार्कोनिकव में 2 वाला मेजर होता है। 2 क्लोरोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हमें ब्रोमीन 1 पे चाहिए तो एंटी लगाएंगे, और सिमिलरली अगर ब्रोमीन 2 पे चाहिए होगी तो मार्कोनिकव रूल। So this is the method of the preparation of haloalkanes from alkane and alkene. ऐसे ही the next method is from alcohol. कि alcohol is R कार्बन चेन के साथ OH, कि कार्बन चेन के साथ OH, तो इसमें हम 3 रिएजेंट डालते हैं, SOCl2, PCl5 और PCl3। तो SOCl2 को बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड। तो इसमें क्या होता है कि एक OH हटके उसकी जगह एक क्लोरीन, और पीछे क्या क्या बच गया, OH, SOCl, H और Cl बन जाते हैं HCl गैस, और SOO बन जाती है SO2 गैस। वैसे ही जब PCl5 डालते हैं तो वही एक OH की जगह एक Cl और एक H और Cl बाहर, और बच गया POCl3, अ सॉलिड प्रोडक्ट। और इस वाले केस में जब PCl3 से रिएक्शन होती है तो हमें याद रखना है
कि 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट करते हैं। 3 मॉलिक्यूल एक साथ आएंगे और तीनों की एक एक क्लोरीन, तीनों OH को एक एक क्लोरीन हटा के 3 RCl बनेंगे और साथ में जो 3 OH बाहर आ गए तो H3PO3, ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे इन केस ऑफ SOCl2 की 3 रिएक्शन है जो हमें याद रखनी है। तो अब इनमें से पूछते हैं विच इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। तो कौन सा बेस्ट मेथड लग रहा है कि देखने में तो PCl3 लगता है जिसमें 3 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, बट द बेस्ट मेथड इज द SOCl2। इट इज द बेस्ट मेथड बिकॉज in case of SOCl2 the byproducts are gas in nature, ये दोनों गैस उड़ जाती हैं and we have pure haloalkane left with us। pure haloalkane is left after the reaction। so these are the method for the preparation of haloalkanes from alcohol। So after this, the last method for the preparation is, so that method is known as Huns-Dicker reaction। Huns-Dicker reaction, रिएक्शन को हम शॉर्ट में RXN भी लिख सकते हैं। तो इसमें यूज होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। एसिड ग्रुप कौन सा होता है ऑर्गेनिक में कि एसिड इज RCOOH, तो H हटा के उसकी जगह सिल्वर, दैट बिकम्स सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। और इसमें ऐड करते हैं ब्रोमीन, जिससे आ जाता है AgBr बाहर, कि एक तो AgBr और एक ये CO2 गैस बाहर। और ये जो R और Br है, जो एक Br रह गई, इससे बन गया ब्रोमो एल्केन। तो दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कम ही पूछते हैं इसको। सो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड में ब्रोमीन ऐड करी तो RBr। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। और अब सेकेंड मेथड आता है, द सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। कि हेलो एरीन्स मतलब बेंजीन पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर नोन एज हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले हमें 11th क्लास यहां भी रिवाइज करनी पड़ती है कि अगर बेंजीन पे क्लोरीन ऐड करनी है तो हम ऐड करते हैं बेंजीन में क्लोरीन और साथ में कैटलिस्ट यूज होता है AlCl3। तो बेंजीन के लिए 11th में बोला जाता है कि बेंजीन हैज अ रिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट रिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो बेंजीन ऑलवेज अट्रैक्ट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। ये जो बेंजीन रिंग है वो किसको अट्रैक्ट करती है? हमेशा इलेक्ट्रोफाइल्स को, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब बेंजीन पे क्लोरीन ऐड करनी है तो हमें क्लोरीन को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कभी सुनिए Cl+, यहां पे हम क्लोरीन को कैसे पॉजिटिव बनाएंगे कि जब क्लोरीन AlCl3 की प्रेजेंस में आती है तो AlCl3 में एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड कंप्लीट है कि एल्यूमिनियम 3s2 3p1, कि इसका जब एक्साइटेड स्टेट बनती है तो S का एक इलेक्ट्रॉन P में चला गया और उसके बाद भी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है कि AlCl3 में एल्यूमिनियम क्या करता है, अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए एक क्लोरीन को अपनी तरफ खींच लेता है कि एक क्लोरीन को एल्यूमिनियम ने खींच लिया और जो दूसरी क्लोरीन बची
कि जैसे ही दूसरी क्लोरीन पॉजिटिव हुई वो बेंजीन पे जाती है और एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ले लेती है, जिससे बन जाता है क्लोरोबेंजीन। कि बेंजीन ऑलवेज अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रोफाइल्स। जब बेंजीन पे क्लोरीन लगानी है तो AlCl3, ऐसे ही बेंजीन पे ब्रोमीन लगानी है इन प्रेजेंस ऑफ, तो हम ऐड कर देते हैं FeBr3, जिससे बन जाता है ब्रोमो बेंजीन। तो क्लोरीन के लिए AlCl3, ब्रोमीन के लिए FeBr3, तो दैट फॉर्म्स हेलोएरीन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब क्लोरीन बेंजीन पे जाती है तो Cl+, जब ब्रोमीन बेंजीन पे जाती है तो Br+। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। इसके ऊपर 11th 12th किसी में भी MCQ आ सकता है और एग्जाम्पलर में भी गिवन है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन क्लोरीन व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेंजीन। सो इट इज Cl+। ऐसे ही हम टॉलीन की बेंजीन पे CH3, इसको बोलते हैं टॉलीन। तो जब टॉलीन में हम क्लोरीन डालें तो यहां पे दो मेथड आते हैं, एक क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और एक क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो AlCl3 में क्लोरीन का पॉजिटिव बनेगा और टॉलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। या तो क्लोरीन टॉलीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे आएगी या पैरा पोजीशन पे आएगी। कि जब ये वाली दो पोजीशन ऑर्थो, फिर नेक्स्ट पोजीशन दो मेटा और लास्ट वाली पैरा। तो ऑर्थो मेटा पैरा में से ऑर्थो और पैरा पे। बट जब सनलाइट में डाला तो क्लोरीन का पॉजिटिव नहीं बनेगा, वो बेंजीन पे नहीं जाएगी, वो जाएगी ऊपर वाली CH3 की हाइड्रोजन, उसको सब्स्टिट्यूट करके, जिससे बन जाएगा हमारा टॉलीन का बेंजाइल क्लोराइड। तो ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका NCERT एक्सरसाइज में यूज है। टॉलीन टू बेंजाइल क्लोराइड। So this is how we prepare benzyl chloride from toluene। फिर इसमें लास्ट मेथड आता है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स में, फ्रॉम BDC। BDC इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन पे N2+ Cl-, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो पहले इस कंपाउंड की खुद की प्रिपरेशन होती है, ये हम अमीन्स में पढ़ेंगे, फ्रॉम एनिलीन। बेंजीन पे NH2 और इसमें ऐड करते हैं NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और इस BDC से हम कोई भी हैलोजन लगा सकते हैं। जैसे हमें क्लोरीन चाहिए तो क्लोरीन के लिए भी अलग से दो रिएक्शन होती है, एक सैंडमेयर और एक गेटरमैन। एक साइंटिस्ट है सैंडमेयर और दूसरा साइंटिस्ट था गेटरमैन। इसने जो कैटलिस्ट है, इनमें कॉपर कैटलिस्ट होता है, बस गेटरमैन में जो कॉपर थी वो सिंगल पाउडर फॉर्म में थी और सैंडमेयर में जो कॉपर थी उसके साथ भी क्लोरीन, और साथ में ऐड कर दिया रिएक्टेंट HCl और दोनों को सेम प्रोडक्ट मिला, क्लोरोबेंजीन। CuCl और इसने सिर्फ Cu रखा और CuCl की जगह Cu2Cl2 भी लिख देते हैं। और ऐसे ही हमें ब्रोमीन चाहिए तो बस Cl की जगह जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें Br डाल दो।
कि इसमें CuBr HBr और इसमें खाली CuHBr, और दोनों को सेम प्रोडक्ट मिला ब्रोमोबेंजीन। बट आयोडीन के लिए अलग से रिएक्शन आती है BDC। इसमें हम डालते हैं Ki और इसको हीट कर देते हैं कि यहां से KCl बाहर। बस इस BDC में क्या होता है कि जो N2 है कि नाइट्रोजन प्लस चार्ज के साथ बहुत अनस्टेबल है, बस वो नाइट्रोजन गैस हमेशा बहुत जल्दी से बाहर निकलती है टू फॉर्म N2 अ स्टेबल कंपाउंड। ये जो नाइट्रोजन है ये हमेशा BDC से हट जाती है इजिली, जिससे हमें जो भी हेलोजन है वो नाइट्रोजन की जगह आके अटैच हो जाती है। N2 plus is the best living group of the organic chemistry। यहां से N2 गैस हटी कि जैसे हमने ये CuHBr डाला तो H और Cl बाहर और N2 गैस बाहर, इसमें भी N2 गैस बाहर, K और Cl बाहर। और ऐसे ही फ्लोरीन के लिए, तो फ्लोरीन ऐड करने के लिए एक अलग से रिएक्शन आती है जिसको बोलते हैं बाल्स-शीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है BDC N2 प्लस Cl माइनस, उसमें पहले ऐड करते हैं HbF4, जिससे आ जाता है N2 प्लस BF4 माइनस, और फिर उसको हीट कर देते हैं। उसको हीट करने से एक तो N2 बाहर और एक BF3, और जो एक फ्लोरीन बच गई वो बेंजीन पे आ गई। So from BDC also we can form fluoro, chloro, bromo, iodo, benzene. Any of the benzene product can be formed from this BDC. So these are the method of preparation of haloarenes। बाकी वही हुंस-स्टीकर रिएक्शन जो चेन के लिए थी वही बेंजीन के लिए भी वैलिड है। तो आफ्टर द प्रिपरेशन, नाउ इट इज द टाइम फॉर द, पहले हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, बस उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, और फिर मेजर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सबसे पहली आती है इसमें बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब मास कैसे कैसे बढ़ सकता है कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, कि क्लोरो इथेन क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 Cl, किसमें कार्बन ज्यादा, कि हैलोजन तो सेम है, जिसमें कार्बन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ऐसे ही नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज करेंगी, कि कार्बन सेम है और हैलोजन, जैसे एक कार्बन के साथ एक हैलोजन और एक कार्बन के साथ 3 हैलोजन, तो इस 3 हैलोजन वाले को क्या नाम बोला था हमने, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन क्लोरोमीथेन। और अगर कार्बन हैलोजन भी सेम हो जाए तो हम जाते हैं हैलोजन के साइज पे, कि फ्लोरीन सबसे छोटी, क्लोरीन उससे बड़ी, ब्रोमीन उससे बड़ी, और आयोडीन सबसे बड़ी, आयोडीन का मास सबसे ज्यादा, कि एक कार्बन 3 क्लोरीन और एक कार्बन 3 आयोडीन। तो क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म में हैलोजन सेम है तो हम जाते हैं साइज ऑफ हैलोजन के ऊपर, कि जैसे जैसे साइज ऑफ हैलोजन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो आइडोफॉर्म हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन क्लोरोफॉर्म। और फिर लास्ट आता है इन केस ऑफ आइसोमर्स, कि आइसोमर्स मतलब कार्बन की क्वांटिटी सेम, हैलोजन की क्वांटिटी सेम।
कि 4 कार्बन पे क्लोरीन, और दूसरा बनता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कि एक एन ब्यूटाइल, तो इस पे रीजनिंग आ जाता है। तो क्या बोलते हैं कि फॉर आइसोमर्स स्ट्रेट चेन हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन, कि कार्बन की ब्रांचिंग और स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन, तो ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, the branched isomer of carbons has less boiling point than the straight chain। तो स्ट्रेट चेन वाले आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन दी ब्रांच्ड चेन। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये 4 पॉइंट इन्हीं पे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन आ जाता है। और फिर मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या बोलते हैं कि सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस पे क्वेश्चन नंबर 18 होता है एनसीईआरटी का, जो बहुत फेमस रीजनिंग क्वेश्चन है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट, has more melting point than ortho and meta isomer। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा कि हम पहले ऊपर एक क्लोरीन लगाएंगे, अब उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा पे दूसरी क्लोरीन, ऑर्थो मतलब दूसरी क्लोरीन ऑर्थो पे, और मेटा मतलब दूसरी क्लोरीन एक क्लोरीन के रिस्पेक्ट में मेटा पे। तो जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, कि बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन द मॉलिक्यूल अंडरगोस क्लोज पैकिंग। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अंडरगोस क्लोज पैकिंग, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा हो गया कि इसके जो मॉलिक्यूल हैं उनकी पैकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द हेलोएरीन्स, जिसपे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बाकी ऑर्थो और मेटा में कि अभी हमें पहले समझना पड़ेगा डाइपोल मूवमेंट, कि इनका डाइपोल मूवमेंट, कि ऑर्थो डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो और पैरा डाइक्लोरो, कि डाइपोल मूवमेंट लिंक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, कि इसमें एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे, तो नेट चार्ज 0, कि जिसका नेट चार्ज 0 उसका डाइपोल मूवमेंट भी 0, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट का 11th में फॉर्मूला होता था Q इंटू डी। Q मतलब चार्ज, D मतलब डिस्टेंस, और जो डाइपोल मूवमेंट है कि डाइपोल मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, कि जैसे जैसे कि यहां पे हम बोलते हैं इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री का, और मेटा में एंगल हो जाता है 120 का, और पैरा में एंगल हो जाता है 180 का, कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो डाइपोल मूवमेंट कम होता जाएगा, कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो डाइपोल मूवमेंट, कि थीटा बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा तो डाइपोल मूवमेंट कम हो जाएगा। इसलिए ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा, मेटा वाले का उससे कम, पैरा वाले का सबसे कम। और फिर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है दैट कम्स थ्रू डाइपोल मूवमेंट, कि जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा, कि पैरा के बाद हमें याद रखना है कि ऑर्थो का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन मेटा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर डाइपोल मोमेंट होने से मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाते हैं मॉलिक्यूल में, जिससे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस ड्यू टू मोर चार्ज। तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डाइपोल मूवमेंट। और फिर एक एक्सेप्शनल डाइपोल मूवमेंट आता है, वो हमें समझना है बस। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज का लास्ट टॉपिक आएगा। तो सबसे पहले CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, इनमें से किसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा है? कि डाइपोल मूवमेंट चार्ज और डिस्टेंस दोनों में मैटर करता है। कि देखने में फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि फ्लोरीन में चार्ज, नो डाउट सबसे ज्यादा चार्ज फ्लोरीन में है, बट फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत छोटा है। और क्लोरीन में चार्ज थोड़ा कम है, बट बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ जाती है, जिससे इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो फ्लोरीन के लिए मैक्सिमम क्लोरीन के लिए मैक्सिमम बन जाता है। एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, कि क्लोरीन का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है Q इंटू डी, वो क्लोरीन के लिए मैक्स हो जाता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मूवमेंट फॉर द फ्लोरो ब्रोमोमीथेन एंड आइडोमीथेन। और लास्ट आता है सॉल्युबिलिटी, जिसपे भी एनसीईआरटी का रीजनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। उसका एक पार्ट होता है कि ऑल्दो हेलो एल्केन्स, कि जो हेलो एल्केन्स है वो पोलर है, कि X पे नेगेटिव और R पे पॉजिटिव। और हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, बट यहां पे लिखते हैं ऑल्दो हेलो एल्केन्स आर पोलर बट स्टिल इनसॉल्यूबल इन वाटर, कि पोलर होने के बावजूद भी दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो क्या रीजन देते हैं? कि जो वाटर है, कि वाटर मॉलिक्यूल्स में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि वाटर हैज या वाटर मॉलिक्यूल्स हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, intermolecular H bonding, and energy is required to break the hydrogen bonds of water. Energy is required to break hydrogen bonds of water, and haloalkanes do not have sufficient energy. Haloalkanes do not have sufficient energy to break the hydrogen bonds of water. इसलिए although haloalkanes are polar but yet immiscible, insoluble in water. So this is the hydrogen bonding in water, they are insoluble. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई इनकी। बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत ऑर्डर आता है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है हमें फॉर दी। और अब आती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या याद करना है हमें? कि सबसे पहला टाइप आता है इनका कि RX, कि केमिस्ट्री में वर्ड आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, Cl माइनस, Br माइनस और OH माइनस, Cn माइनस, ये होते हैं न्यूक्लियोफाइल आर नेगेटिवली चार्ज्ड। जब हम RX में कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे जैसे OH माइनस, तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? दी X को सब्स्टिट्यूट कर देगा और उसकी जगह आ जाएगा और X बाहर आ जाएगी।
तो X पे भी नेगेटिव चार्ज, X मतलब कोई भी हेलोजन, कि किसी भी हेलोजन के साथ जब हम OH डालेंगे OH माइनस, तो OH हट जाएगी और Cl बाहर। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ हेलो एल्केन्स दिखाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई हेलो एरीन्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलो एरीन्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली, डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या व्हाई हेलोरीन्स आर लेस रिएक्टिव। तो यहां पे रीजन होता है 11th क्लास से कि जो क्लोरीन के लोन पेयर हैं दैट आर स्टेबल इन रेजोनेंस, कि क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स, so they do not show nucleophilic substitution reaction easily। और फिर कि हम एक RX लें और उसमें अगर हम एक्वस NaOH या एक्वस KOH ये डाल दें तो R की जगह आ जाएगा OH और NaX या KX बाहर। अगर हम NaCN या KCN वो डाल दें, और एक होता है AgCN, कि CN कौन सा ग्रुप होता है ऑर्गेनिक का, कि CN इज साइनाइड ग्रुप, CN इज साइनाइड ग्रुप, और AgCN डाल दें तो हमें मिलेगा NC। जो CN न्यूक्लियोफाइल है इसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब कि CN ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो C की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और N की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है, कि KCN वाले केस में CN बन गया और AgCN वाले केस में NC बन गया। तो ये इनके नेचर के कारण होता है कि ये आयनिक होता है और ये कोवलेंट होता है। आयनिक वाले में K प्लस CN माइनस C पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और AgCN वाले में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने आ जाती है। सेम ऐसे ही KNO2 और AgNO2, कि जब हमने Ag के साथ CN को रखा तो नाइट्रोजन, ऐसे ही Ag के साथ हमें याद रखना है NO2, कि Ag के केस में नाइट्रोजन के बॉन्ड बनते हैं कार्बन चेन के साथ और KNO2 में ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगी, ONO या ON डबल बॉन्ड O। These are the major substitution reaction जो इस चैप्टर में यूज होगी। और एक हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे अल्कोहल फिनॉल में, जिसमें हम डालते हैं RX में R-ONA, तो RONA के साथ ROR- और NaX बाहर। तो दिस रिएक्शन विल बी नेम्ड एज विलियमसन रिएक्शन। तो अभी हमें मेजर यही रिएक्शन याद रखनी है इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। The ambident nucleophile, those nucleophile which can attach from two sides, और CH3, CH2, Cl। अब इसमें हमें ऐड कर देंगे NaOH और एरो पे लिख देंगे वाटर। तो एरो पे वाटर लिखने से ये बन गया एक्वस NaOH। इससे क्या होगा, Cl की जगह OH आ जाएगी और NaCl बाहर। और ऐसे ही हम CH3, CH2, Cl इसमें ऐड कर दें एक्वस KCN। तो KCN से क्या होगा, Cn आ जाएगी इन प्लेस ऑफ हेलोजन। तो इस रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक में, कि यहां पे हमें रिएक्टेंट साइड में कितनी कार्बन है,
एक और दो, और इधर बन गई एक, दो, तीन। कितनी कार्बन हो गई? तीन। तो इसको बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। इसको बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। तो यहां दो कार्बन, यहां तीन कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाती हैं बाय दी हेलोजन, बाय दी KCN फ्रॉम हेलोजन, हेलो एल्केन्स। तो इस रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर ये जो सब्स्टिट्यूशन होती है, इसके दो टाइप आते हैं, एक को बोलते हैं SN1 और दूसरे को बोलते हैं SN2। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसके मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द बोर्ड्स। तो इस को हम पहले ऐसे समझेंगे कि जैसे एक कार्बन, उसके तीनों तरफ कार्बन और एक तरफ हेलोजन की जो कार्बन होती है दैट इज टेट्राहेड्रल इन शेप। कि कार्बन के चार बॉन्ड है और चारों ऐसे टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होते हैं, जिसको हम पेज पे ऐसे शो करेंगे। और एक तरफ क्लोरीन और तीन तरफ बड़े बड़े CH3, और दूसरी तरफ एक कार्बन जिसके तीन तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ Cl, और दोनों में हम ऐड कर रहे हैं OH माइनस। तो क्या फर्क आएगा कि रिएक्शन दोनों में होगी, रिएक्शन दोनों में होगी, बस दोनों के तरीके अलग अलग है, मेथड अलग अलग हो जाएंगे। क्यों होंगे? तो इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मानो कि ये एक चेयर है, कि एक चेयर और इस पे कोई बैठा है, और अब आपको ये चेयर चाहिए, तो क्या करोगे? तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या बोलते हैं, सीधा धक्का मारेंगे और बैठ जाएंगे। बट मानो इसी पे ही कोई बॉडी बिल्डर बैठा हो, तो क्या पंगा लोगे? तो जिसमें हम धक्का मार रहे हैं, कि धक्का मारने वाला मेथड ये SN2 होता है। और इसी चेयर पे अगर कोई बॉडी बिल्डर बैठा हो, कोई अच्छा स्ट्रांग इंसान बैठा हो, तो कोई पंगा नहीं लेगा, सब वेट करेंगे कि वो उठेगा तब हम बैठेंगे। तो जो धक्का मारने वाला मेथड है वो SN2, और जो वेट करने वाला मेथड है वो SN1। कि इस वाले केस में जो कार्बन है जिसपे हेलोजन है, उसके तीनों तरफ बड़े बड़े CH3 हैं 3 डिग्री। इस वाले केस में ये बड़े बड़े CH3 लगे हुए हैं जिस कार्बन पे हेलोजन है, तो ये होती है 3 डिग्री। और ऐसे ही अगर हेलोजन वाली कार्बन पे छोटी छोटी हाइड्रोजन लगी हो, तो ये बन जाता है मिथाइल 0 डिग्री। तो जब तीनों तरफ CH3 है, तो जो OH आना चाहती है उसको स्पेस नहीं मिलता, उसको रिपल्शन मिलती है इन CH3 से, जिससे उसका अटैक करना मुश्किल हो गया। कि जब यहां पे छोटी छोटी हाइड्रोजन है तो OH आती है दूसरी तरफ से और क्लोरीन को धक्का देने लग जाती है। यहां से क्लोरीन हटती है और यहां से OH लगने लग जाती है। कि OH आई और उसने धक्का दे दिया और बाकी सब हाइड्रोजन अपनी जगह। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और फिर Cl हट जाएगी और उसकी जगह OH फिक्स हो जाएगी। Cl हट गई और OH उसकी जगह आ गई, सो दिस इज SN2। बट यहां पे OH कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ वेट करती है किसके हटने का? Cl के हटने का। कि जब Cl हट जाएगी तो वो बन जाएगी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज
एक कार्बोकैटायन। तो हमें ये दो वर्ड याद रखने हैं कि SN1 में कार्बोकैटायन और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट। और फिर इसमें जो कार्बोकैटायन बना उसमें OH आके अटैच हो जाएगी एंड दैट विल बिकम द प्रोडक्ट, दैट विल बिकम द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे अब ये Cl और कार्बन का बॉन्ड कैसे टूटा, तो इसके पीछे एक टॉपिक आता है सॉल्वेंट, कि हम एरो में इसमें डालते हैं वाटर, कि वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, कि H2O एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो क्लोरीन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है, क्लोरीन को सराउंड कर लेता है जिससे वो हट जाती है। और इसमें हम ऐड करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो बोर्ड्स लेवल पे इनका ज्यादा रोल नहीं है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे DMSO, कि DMSO इसकी फुल फॉर्म होती है डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। So these are the polar protic and polar aprotic solvent। तो अभी इस पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि पोलर प्रोटिक जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। बस एक और ऑर्डर याद रख लो कि फ्लोरीन को वाटर पूरी तरह से सराउंड कर लेगा, फ्लोरीन को वाटर सराउंड कर लेगा, जिससे पोलर प्रोटिक में क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आयोडीन। और पोलर एप्रोटिक में कि फ्लोरीन इज हाईली अनस्टेबल, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो बस ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखने हैं। प्रोटिक में वाटर ने हाइड्रोजन को सराउंड कर लिया। तो अभी हम मेजर आते हैं हमने SN1 SN2 के टॉपिक में। तो ये हमने इनके मैकेनिज्म बना दिए। ये आपको दिस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये मैकेनिज्म को हमें याद रखना है कि इसमें कार्बोकैटायन SN1 में और SN2 में क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट। फिर इनके साथ ऑर्डर कि SN1 सबसे जल्दी करता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और ये मिथाइल। SN1 में 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और SN2 के लिए यही ऑर्डर उल्टा हो जाता है, मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कि पूरा NCERT का क्वेश्चन नंबर 16 इस ऑर्डर पे चलता है। हमें एक पार्ट में 3 मॉलिक्यूल दे दिए और पूछ लिया अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2। जैसे हमसे बोलेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, इनमें SN2 कौन जल्दी करेगा, तो हम देखेंगे क्लोरीन वाली कार्बन, ये 1 डिग्री है, इसके एक तरफ कार्बन चेन, और ये 2 डिग्री है, इसके दो तरफ कार्बन चेन। तो 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इन SN2। बट अगर डिग्री सेम हो जाए, इफ डिग्री इज सेम, तो हम आते हैं एक वर्ड नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है कि जिस कार्बन पे हेलोजन, उसके आसपास ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स आ जाते हैं, बल्कि ग्रुप्स, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, जिससे OH को धक्का मारना मुश्किल हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल अगर छोटे छोटे ग्रुप लगे होते हैं तो स्पेस ज्यादा मिलता है। कि जो बल्कि ग्रुप होते हैं, कि हमें SN1 के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम चाहिए और SN2 के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम चाहिए। तो इस पे क्वेश्चन 16 का लास्ट पार्ट इसी पे होता है कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो जिन दोनों कार्बन पे हेलोजन, वो दोनों 1 डिग्री।
तो अब हम उसके आसपास देखेंगे जो CH3 है कि इसमें CH3 पास है, इसमें हम बोलेंगे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, और इसमें CH3 दूर है तो हम इसमें बोलेंगे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो SN2 में ये ज्यादा रिएक्टिव है ड्यू टू लेस मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। पहले डिग्री देखते हैं, अगर डिग्री सेम आ गई तो स्टेरिक हिंड्रेंस पे जाते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस है SN1 SN2 में। और फिर तीसरा आता है इनमें रेट का, कि जो हम काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कि जो SN1 होती है, जो ये कार्बन मॉलिक्यूल है, इसको तो बोलते हैं सबस्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। कि इसकी क्वांटिटी में तो रेट दोनों पे चलता है, बट जो ये न्यूक्लियोफाइल है, SN1 में न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं कर रहा, वेट कर रहा है, बट SN2 में न्यूक्लियोफाइल धक्का मारता है, जिसके कारण उसकी क्वांटिटी पे भी रेट चलता है। कि SN1 में रेट सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। इसमें बस एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है और इसमें दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए SN1 इज फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सेप्ट और SN2 इज सेकेंड ऑर्डर बाई मॉलिक्यूलर। तो इसलिए यहां पे ये 1 और 2 लिखा जाता है कि SN1 इज यूनिमॉलिक्यूलर और SN2 इज बाई मॉलिक्यूलर। दो मॉलिक्यूल पे इसका रेट डिपेंड कर रहा है। तो हमसे पूछेंगे व्हाट विल बी द चेंज इन रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डबल्ड इन SN1 एंड SN2। कि अगर हम न्यूक्लियोफाइल को डबल कर दें, इफ न्यूक्लियोफाइल इज डबल्ड, इफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डबल्ड, तो SN1 में नो इफेक्ट, क्योंकि उस पर रेट डिपेंड ही नहीं करता, और SN2 में रेट विल बी डबल्ड। कि अगर न्यूक्लियोफाइल डबल हो जाएगा तो रेट भी डबल हो जाएगा इन केस ऑफ SN2। तो SN1, SN2, the most important topic, the most important concept of the organic reaction, the haloalkane haloarenes chapter. तो इनका मैकेनिज्म, इनका ऑर्डर बस एक बार शॉर्ट में देख लो। जो मेन चीज है SN1, SN2। SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर मिथाइल, और SN2 में मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। SN1 वेट करने वाला मेथड होता है, तो इसमें रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ सबस्ट्रेट पे। और SN2 में रेट डिपेंड करता है सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। फिर इसमें मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए, इसमें मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए। और SN1 में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आता है और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट आती है। और SN1 के लिए जो सॉल्वेंट ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया, जिसपे अभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और SN2 के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और हेलोजेंस का जो रिएक्टिविटी है वो दोनों में सेम चलता है, IBrClF, IBrClF, क्योंकि हमें दोनों केस में हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है, तो आयोडीन को सब्स्टिट्यूट करना सबसे इजी हो जाता है देन ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो ये SN1 SN2 टाइप हो गया। अब इसमें नेक्स्ट आता है सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन।
सेकेंड टाइप इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि एक कार्बन उस पे हैलोजन, दो कार्बन उसमें हैलोजन, और इसमें हम डाल दें एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। तो जिस कार्बन पे हैलोजन वो अल्फा और साथ वाली बीटा, तो जो OH है उसका काम होता है कि वो रिमूव करती है 1 बीटा हाइड्रोजन, कि OH यहां से एक बीटा हाइड्रोजन इसको रिमूव करती है, और OH और H मिलके बन जाएगा H2O। और जो K है, K रिमूव्स हैलोजन, जो K है वो हैलोजन को हटाएगी, और इन दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हो जाता है, जो ज्वाइन होके बन जाता है डबल बॉन्ड। तो इसमें हैलोजन और हाइड्रोजन हट रहे हैं फ्रॉम द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सो इट इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। कि हैलोजन और हाइड्रोजन का हटना उसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पे हम जो रिएजेंट है ये बेस होते हैं, और इसमें हम या तो एल्कोहलिक KOH इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन में, क्वेश्चन 10 में यूज होता है C2H5ONA इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, जिसको बोलते हैं सोडियम इथ ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। या तो C2H5ONA भी लिख देते हैं, या C2H5O- इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। तो ये हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन के रिएजेंट्स हैं। और या फिर हम यूज कर सकते हैं लिक्विड NaNH2, ये 11th में एक स्ट्रॉन्ग बेस आता था। तो इनमें से हम तीनों में से कोई भी बेस यहां यूज कर सकते हैं कि CH3CH2Cl, और इसमें ऐड कर दें एल्कोहलिक KOH। तो जिस कार्बन पे हैलोजन वो अल्फा और साथ वाली बीटा, तो 3 कार्बन का रिएक्टेंट, तो 3 कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। बट अगर हैलोजन बीच में आ रही हो, अगर हैलोजन चेन के बीच में आ रही है, तो हमें क्या याद करना है कि यहां पे भी एक रूल यूज होता है कि यहां पे भी अल्फा के साथ 2 बीटा कार्बन, कि यहां भी मेजर माइनर का चक्कर आता है, जैसे मार्कोनिकव एंटी मार्कोनिकव में था कि अगर हम लेफ्ट से हाइड्रोजन हटाएंगे तो लेफ्ट में डबल बॉन्ड, और राइट से हाइड्रोजन हटाएंगे तो राइट में डबल बॉन्ड। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल, कौन मेजर कौन माइनर? तो इसके लिए भी हमें एक शॉर्टकट मिल गया जिसको बोलते हैं सेडजेफ रूल, कि या तो इसको सेडजेफ या ऐसे भी लिखा होता है जेडसेफ रूल। तो क्या बोला सेडजेफ ने कि इफ 2 एल्कीन्स आर पॉसिबल, इफ 2 एल्कीन्स आर पॉसिबल, तो मेजर is formed by, major alkene is formed by removal of that beta hydrogen where there are less hydrogen atoms, कि यहां पे भी लेस वाला ही मेजर बनता है, कि वो मेजर होगा, वो हाइड्रोजन हटने से मेजर बनेगा जहां पे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन एटम है, कि यहां पे 2 बीटा हाइड्रोजन और यहां पे 3 बीटा हाइड्रोजन। तो कम बीटा हाइड्रोजन किधर है? तो कम बीटा हाइड्रोजन लेफ्ट में है, तो ये मेजर, और ज्यादा बीटा हाइड्रोजन ये माइनर। तो इसी पे पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10th चलता है। एक बार ये पोस्ट करो, नोट करो, फिर उसका बस एक पार्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें
ऐसे बोला है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 पे ब्रोमीन 1 पे मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन, और इसमें डाल दिया सोडियम इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, वो भी एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। तो ये वाली अल्फा और इसके साथ ये कार्बन बाहर वाली बीटा, ये बीटा और ये बीटा, ये दोनों एक ही बात है, दोनों पे दो दो हाइड्रोजन है। तो हम इनमें से एक को ही मान लेंगे। तो या तो डबल बॉन्ड कि बाहर से हाइड्रोजन हटेगी तो बाहर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अंदर से हाइड्रोजन और हेलोजन हटेगी तो रिंग के अंदर आ जाएगा, और कम हाइड्रोजन एटम रिंग के अंदर वाली कार्बन पे है तो दिस इज द मेजर, और रिंग के बाहर वाली पे 3 हाइड्रोजन थी वो माइनर। तो दोनों प्रोडक्ट बनने आने हैं, और हमसे पूछा है आइडेंटिफाई प्रेडिक्ट दी मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो दिस इज एलिमिनेशन। बस एनसीईआरटी में इसके टाइप नहीं आते, E1 E2 जैसे SN1 SN2 होता है तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। सो यू जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद 11th की एक और रिएक्शन आती है, द वुड्स रिएक्शन, द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर क्लास 11 एंड 12, वुड्स रिएक्शन। कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, जैसे हम CH3Cl और इसमें डाल दें Na ड्राई ईथर, तो जितनी कार्बन रिएक्टेंट में है उससे डबल कार्बन का एल्केन बन जाएगा इथेन, और 2 NaCl बाहर। कि वुड्स में क्या होता है कि जब कोई वुड्स रिएक्शन होती है तो एक साथ 2 मॉलिक्यूल और 2 सोडियम रिएक्ट करते हैं, और सोडियम का काम है हेलोजन को हटाना, और 2 मॉलिक्यूल इन दोनों की हेलोजन हट गई और ये आपस में जुड़ के प्रोडक्ट बन जाते हैं कि 2 RX और 2 Na, इनसे बनता है RR और 2 NaX बाहर। दिस इज द जनरल रिएक्शन फॉर दी वुड्स। ऐसे ही वुड्स में अगर हम 3 कार्बन लें और क्लोरीन को फर्स्ट पे रखें और 3 कार्बन लें क्लोरीन को सेकंड में, और वही Na ड्राई ईथर, तो इसमें जो क्लोरीन है जब वो फर्स्ट पे है तो हमारे जो 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे वो फर्स्ट से जुड़ेंगे, बट अगर क्लोरीन सेकंड पे है तो जो 2 मॉलिक्यूल अटैच होंगे वो सेकंड कार्बन से अटैच होंगे, तो इन दोनों का 1 क्लोरो का और 2 क्लोरो का प्रोडक्ट डिफरेंट आएगा। इसका हेक्सेन और इसका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वुड्स रिएक्शन का, जिसपे एग्जाम्पलर में क्वेश्चन होता है कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की वुड्स करो, और उस पे असर्शन रीजन फॉर्म कर रखा है। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसलिए कॉमन नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे यूज हो जाती है कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसकी वुड्स करेंगे तो जैसे क्लोरीन जिस मॉलिक्यूल से हटेगी उसी शेप में 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएंगे। तो दिस इज वुड्स। फिर आती है फिटिग रिएक्शन। वुड्स के जैसे ही फिटिग रिएक्शन होती है कि फिटिग रिएक्शन में बस 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं Na ड्राई ईथर में, और इसमें 2 बेंजीन आपस में अटैच हो जाएंगी जिसको बोलते हैं डाईफिनाइल। तो 2 बेंजीन ही आपस में अटैच हो जाएंगी नोन एज डाईफिनाइल, और ऐसे ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं वुड्स फिटिग। कि वुड्स फिटिग में क्या होगा, एक बेंजीन का मॉलिक्यूल और एक कार्बन चेन का मॉलिक्यूल Na ड्राई ईथर, और इसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है कि दोनों की क्लोरीन हटके दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। दैट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द
रिएक्शन कि डबल वाले भी बनेंगे बट मेजर होगा। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू टॉलीन। So this reaction is used to convert chlorobenzene to toluene. तो fatigue, Wood's fatigue, the most important reaction for the preparation of alkanes in class 11. So this is the physical properties, preparation, chemical properties part of the haloalkane and haloarenes। और अब इसी के साथ एक छोटा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का टॉपिक आता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता था कि यहां पे बोलते हैं कि जो लाइट हैज वेवलेंथ इन ऑल डायरेक्शन। तो इसको हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे क्योंकि बोर्ड्स में ये ज्यादा नहीं आता, बट एंट्रेंस लेवल पे बहुत वास्ट टॉपिक बन जाता है ये। किसको पास करते हैं? एक निकोल प्रिज्म से और उससे ये लाइट बन जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और फिर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक कार्बन मॉलिक्यूल से पास करते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल, और बोलते हैं अगर इस कार्बन मॉलिक्यूल से पास होने के बाद लाइट की डायरेक्शन चाहे क्लॉकवाइज घूम जाए या एंटी क्लॉकवाइज, कि अगर ये लाइट रोटेट हो गई तो इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे ऑप्टिकली, कि मॉलिक्यूल से पास करेंगे। और इफ लाइट रोटेट्स तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, कि जो मॉलिक्यूल होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एंड इफ लाइट डज नॉट रोटेट तो वह बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये लाइट या तो क्लॉकवाइज घूम गई या एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो बोर्ड्स लेवल पे इसकी कंडीशन होती है कि एक मॉलिक्यूल जिसके चारों जो बॉन्ड है उस पे डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, वो कार्बन कि बोर्ड्स लेवल पे जो इसकी कंडीशन बन जाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, कि एक कार्बन जिसके चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप से बने हो, उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। कि इस कायरल कार्बन के मॉलिक्यूल को हम कैसे भी काटे, इसको दो इक्वल पार्ट में नहीं काट सकते। ये जो कार्बन होती है इसी से सारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चलती है, जिसके चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप से बने हो। तो कायरल कार्बन इज द बेसिक कंडीशन, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमसे पूछेंगे 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो 1 क्लोरो और 2 क्लोरो, सॉरी 1 क्लोरो और 2 क्लोरो। तो 1 क्लोरो अब हम क्या करेंगे, हर कार्बन को एक एक चेक करेंगे। बाकी मेजर तो इस चैप्टर में हेलोजन का रोल है, तो हम हेलोजन वाली कार्बन देखेंगे कि इसके दो तरफ हाइड्रोजन सेम आ रही है तो इट कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। बट अगर हम इसमें देखें कि एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ एक कार्बन की चेन और एक तरफ 2 कार्बन की चेन,
कि एक कार्बन, उसके एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ एक कार्बन और एक तरफ दो कार्बन, तो इनको हम अलग अलग ग्रुप मानते हैं कि इसको कार्बन कार्बन नहीं बोलेंगे, इसको CH3 और इसको CH2CH3, और एक तरफ क्लोरीन और एक तरफ हाइड्रोजन, सो इट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. It is a chiral molecule, so it will show optical isomerism. तो ये क्यों शो करते हैं, उसके लिए यहां पे टॉपिक आता है मिरर इमेज का, कि मिरर इमेज कि एक होती है सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज और एक होती है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज. जैसे हम एक बॉल की मिरर इमेज बनाएं, कि एक बॉल लें और उसकी मिरर इमेज बनाएं, तो दैट विल बी अ बॉल, और इसको हम उठा के इस पे रख सकते हैं, सो इट बिकम्स सुपर इंपोजेबल. बट हम एक हाथ की मिरर इमेज बनाएं, कि एक हाथ की मिरर इमेज बनाएं, तो दैट विल बी अ नॉन सुपर इंपोजेबल. इसको हम इसके ऊपर वापस प्लेस नहीं कर सकते एज इट इज, सो दैट इज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज. और वही कायरल कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ होता है, कि एक कायरल कार्बन जैसे अभी हमने ली थी क्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3, CH2, CH3, कि जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो CH2 CH3 इधर आ जाएगा, CH3 यहां पे और हाइड्रोजन यहां पे. कि इसकी जब मिरर इमेज बनाएंगे तो जो ये CH3 है, जो ये बीच वाला ग्रुप है, ये देखिए ये पीछे की तरफ जा रहा है, इसको हम शो करते हैं डैश लाइन से. और जब मिरर इमेज बनी तब भी ये पीछे ही होगा. तो भले ही हम मॉलिक्यूल को आप सोचे ऐसे घुमा के इसके ऊपर रख दें, तो घुमाने से क्या होगा, जो CH3 पहले पीछे की तरफ था, अगर हम इसको घुमा के इस पे रखेंगे तो वो CH3 आगे की तरफ आ जाएगा. कि दीज आर टू नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, टू नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. और नॉन सुपर इंपोजेबल होने के कारण, नॉन सुपर इंपोजेबल होने के कारण अगर एक मॉलिक्यूल लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसको ये बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी. साइंटिस्ट ने इसको नाम दे दिया डेक्स्ट्रोरोटेटरी और इसको नाम दे दिया लीवोरोटेटरी, डायरेक्शन को. और इसको स्मॉल d से लिखते हैं और इसको स्मॉल l से. और इन दोनों पेयर को, कि मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज एंड इट्स नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, आर नोन एज इनैंशियोमर्स. कि इनको दोनों को एज अ पेयर क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स. These two molecules together are known as enantiomer of each other. तो एक मॉलिक्यूल और दूसरा उसकी मिरर इमेज आर नोन एज enantiomer. और अगर एक क्लॉकवाइज घुमाता है लाइट को तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा. और फिर यहां पे एक वर्ड आता है रेसिमिक मिक्सचर. इस टॉपिक में ये वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, रेसिमिक मिक्सचर. कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, कि द मिक्सचर ऑफ टू enantiomers, पेयर ऑफ enantiomer इन इक्वल अमाउंट. अगर इन दोनों को हम इक्वल अमाउंट में एक साथ मिक्स कर दें, इन दोनों को 50-50% इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो वाले को और लीवो वाले को मिक्स कर दें, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा,
कि दी रेसिमिक मिक्सचर इज, जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, कि रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि दोनों 50-50% एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कि प्लस माइनस 2 क्लोरोब्यूटेन, अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर हम 2 क्लोरोब्यूटेन का रेसिमिक मिक्सचर बनाएं तो आगे प्लस, प्लस मतलब क्लॉकवाइज घूमना, और माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, की डेक्स्ट्रो-लीवो की जगह प्लस माइनस साइन भी यूज कर लेते हैं। तो प्लस माइनस 2 क्लोरोब्यूटेन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज बोथ द enantiomers cancel the effect of each other। तो ये enantiomer, और फिर लास्ट इसमें वर्ड आता है कि हमें 2 वर्ड समझने हैं, इन्वर्जन एंड रिटेंशन, कि एक कायरल कार्बन, जनरल में हम A, B, C और हेलोजन के लिए X, और इसमें हम एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल डालें अब Y, तो बोलते हैं अगर Y आने पे, कि Y ने X को तो हटा दिया पर Y X के अपोजिट साइड में आ गया, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। जैसे SN2 में क्या था कि SN2 में हम एक कायरल मॉलिक्यूल बनाए, ठीक है। सबसे पहले इस टॉपिक के लिए कंडीशन होती है कायरल कार्बन की, कि एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, और एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ Cl, कि हमने एक 2 डिग्री कायरल कार्बन रखी। अब इसको 3 डिग्री मत करना, क्योंकि SN2 में हमें शो करना है इन्वर्जन होती है, तो हम 2 डिग्री मैक्सिमम SN2 दिखा सकता है, 3 डिग्री कभी भी SN2 नहीं दिखाएगा। और इसमें हम डाल रहे हैं OH, तो OH आएगी दूसरी तरफ से, कि OH इधर से आएगी और हाइड्रोजन अपनी जगह और CH2 CH3 ऐसे, कि इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन SN2। क्यों? क्योंकि OH Cl के अपोजिट तरफ से आती है, सो दैट इज इन्वर्जन। बस एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो जैसे OH ये है, सॉरी ये Cl है और ये OH है, कि जब OH आएगी तो इधर से Cl हटने लग जाएगी, और फिर ये मॉलिक्यूल पूरा ऐसे घूम जाता है और यहां पे OH फिक्स हो जाती है, कि इसको बोलते हैं इन्वर्जन। दिस इज ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला इन्वर्जन एट एंट्रेंस लेवल। अम्ब्रेला मतलब जैसे अम्ब्रेला हवा से उल्टा हो गया, सो दैट इज अम्ब्रेला इन्वर्जन। और रिटेंशन मतलब कि H, CH2, CH3, CH3 और Cl, या जनरल फॉर्म में जैसे हमने लिखा था A, B, C और X, और इसमें ऐड किया Y, तो जहां पे X है वहीं पे Y आएगा, जहां पे X है वहीं पे ही Y आएगा। अब SN2 में तो इन्वर्जन है, बट SN1 में क्या होगा कि SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों का मिक्सचर बनेगा, जिसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस इन SN1। तो सबसे पहले तो SN1 के लिए कायरल मॉलिक्यूल, तो वो ऐसे बनेगा, एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन और एक तरफ, और SN1 में जब OH आता था तो वो कुछ नहीं करता, वो वेट करता है, जिससे बन जाता है कार्बो कैटायन। ये 3 डिग्री का कार्बो कैटायन है, कि जब SN1 में OH आती है तो एक हेलोजन 2 थी वो हट गई, और उसके बाद बोलते हैं जो मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, एक सीधा प्लेनर मॉलिक्यूल बन जाएगा। और फिर OH के पास ऑप्शन है
वो सेम साइड से भी आ सकती है, वो अपोजिट साइड से भी आ सकती है। कि कार्बोकैटायन जो होता है वो शेप में प्लेनर हो जाता है, और प्लेनर होने के कारण OH के पास ऑप्शन है कि OH जिधर से हैलोजन हटी उधर से भी आ सकती है और दूसरी तरफ से भी आ सकती है। तो हम दोनों मॉलिक्यूल दिखा सकते हैं कि OH इधर से भी आके लग गई और बाकी तीनों कायरल कार्बन एज इट इज, और OH इधर अपोजिट से भी आके लग सकती है। तो अगर OH सेम साइड से आ रही है तो रिटेंशन, और OH अपोजिट साइड से आ रही है तो इन्वर्जन। तो दोनों के 50-50% चांस होने के कारण SN1 में बनता है रेसिमिक मिक्सचर, जिसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। बस इन्वर्जन, रिटेंशन, इनको शो करने के लिए सबसे पहले मेन याद रखना कायरल कार्बन जरूर शो करनी है, कि बिना कायरल कार्बन के these words have no importance. So this is the chapter। और इसके बाद बस इसमें लास्ट में NCERT में थोड़े हैलोजन डेरिवेटिव्स, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CH-Cl3, जैसे ये एनेस्थीसिया में यूज होता था, इसका यूज वगैरह दे रखे हैं। बस इसमें हमें मेन याद रखना है DDT, इसका स्ट्रक्चर। DDT इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, कि ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड फार्मिंग में यूज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर, तो हम स्ट्रक्चर इधर से बनाना शुरू करेंगे, ट्राइक्लोरोइथेन, कि 2 कार्बन इथेन, ट्राइक्लोरो, और डाइफिनाइल, फिनाइल बोलते हैं बेंजीन की रिंग को, और इसके आगे वर्ड लगा होता है PP डैश, कि PP डैश मतलब दोनों की पैरा पोजीशन पे क्लोरीन क्लोरीन, और इस कार्बन के अभी 3 बॉन्ड पूरे हुए हैं तो इस पे एक हाइड्रोजन। सो दिस इज DDT। दिस इज द कंप्लीट चैप्टर। So revise it, learn it, and we'll cover NCERT exercise of also the most important question, the question number 19, which has 20 conversion parts. So revise the chapter, learn the chapter. This is Saurabh Arora signing off, Chem 3D Mind Catalyst. Thank you so much.